हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे विवेकानंद जी के बारे में। और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस या यूपीएससी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। 2020 में एक स्टेटमेंट दिया हुआ था विवेकानंद जी का, जिसमें कहा गया था, विवेकानंद जी का एक विचार था कि आप किसी की भर्त्सना मत कीजिए, यानी कि किसी को कंडेम मत कीजिए, किसी का विरोध मत कीजिए। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो उसके लिए हाथ बढ़ाइए। अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो उससे हाथ जोड़िए, क्षमा मांगिए और अपना साइड होकर के निकल आइए। कुल मिला करके अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा हाथ जोड़ करके चले आइए। और मतलब उसको आशीर्वचन भी दे दीजिए कि आप सफल हों, लेकिन मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, और कर सकते हो तो करिए। तो इस वाले स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? यू कैन थिंक ऑन दिस टॉपिक। अब देख लेते हैं इस पे जो आर्टिकल छपा हुआ है दैनिक जागरण में, वो क्या है। इस आर्टिकल को लिखा है डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी जी ने। इसका जो हेडलाइन यहाँ पे बना है वो है, स्वामी विवेकानंद का यह सार आज भी उतना ही सत्य प्रतीत होता है कि शेष विश्व भारत का सबसे बड़ा ऋणी है। शेष विश्व जो है भारत का सबसे बड़ा किस प्रकार से ऋणी है, यानी भारत ने विश्व को ऐसी क्या चीज़ दी है जो विश्व आज भी ऋणी है। देखते हैं विवेकानंद जी के बारे में क्या इन्होंने लिखा है। समकालीन विश्व इतिहास में 11 सितंबर 1893 का दिन एक युगांतकारी परिघटना का पड़ाव बना था। तो 11 सितंबर 1893 के दिन में क्या हुआ था? 11 सितंबर 1893 में क्या हुआ था कि पहली बात तो ये गए थे शिकागो। शिकागो कहाँ पर है? शिकागो अमेरिका में एक शहर है। अमेरिका में एक झील है जिसका नाम है मिशिगन झील। मिशिगन झील के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है शिकागो। अमेरिका में, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 5 जो है झील है। उनका अगर हम पश्चिम से पूर्व क्रम देखें तो एक तो सुपीरियर झील है। जैसे अगर हम ऐसे बॉर्डर बनाएं ये इस प्रकार से, तो ऊपर की तरफ है कनाडा, यानी उत्तर दिशा में ये वाला है कनाडा मान लीजिए, नीचे वाला अमेरिका है। तो एक झील है जिसका नाम है सुपीरियर झील, ये कनाडा अमेरिका की बॉर्डर पर है। एक झील है मिशिगन झील जो पूरी तरीके से अमेरिका में है। तो सुपीरियर झील, मिशिगन झील, मिशिगन की झील के बाद है ह्यूरन झील। ह्यूरन झील, ह्यूरन झील, फिर है एक इरी झील और ओंटारियो झील। ये 5 झील हैं जिनका पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार से है, जो कि कनाडा अमेरिका की सीमा पर है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। तो इसमें से जो मिशिगन झील है ये पूरी तरीके से अमेरिका में पड़ता है। बाकी चारों झील जो है वो अमेरिका कनाडा की सीमा पर पड़ते हैं। लगभग आधा आधा बांटा गया है। इसी मिशिगन झील के पास जो है एक शहर बसा हुआ है शिकागो। तो इसी शिकागो में 11 सितंबर 1893 के दिन जो है किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो गया। उस दिन यानी 11 सितंबर 1893 के दिन शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन, क्या विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो शिकागो में। हमारे विवेकानंद साहब वहाँ पर कब गए थे? तो 11 सितंबर 1893 में वहाँ पर गए थे। कहाँ? शिकागो में गए थे। वहाँ पे क्या था? तो विश्व धर्म सम्मेलन सभा बुलाई गई थी। तो उस सम्मेलन के मंच से स्वामी जी ने, क्या स्वामी जी ने भारतीय धर्म संस्कृति, भारतीय धर्म संस्कृति का ऐसा शंखनाद किया कि सुनने वाले सम्मोहित होकर रह गए। उसमें एक ये भी बात आती है कि जैसे मान लीजिए कोई ईसाई का प्रतिनिधि गया मंच पे कुछ बोला और कहा कि ये सारी किताबें जो है ना, सबसे ऊपर हम बाइबल को रखना चाहते हैं, सबसे ऊपर बाइबल की किताबें रहें। फिर कोई मान लीजिए इस्लाम वाला व्यक्ति गया, कहा नहीं सबसे ऊपर जो है वो वाला रहना चाहिए, कुरान रहना चाहिए। ऐसे ही कोई ईरानी गया, वो सब कहा सबसे ऊपर जो है जरथुस्त्र वाला होना चाहिए। लेकिन जब विवेकानंद कहे गए तो उन्होंने कहा नहीं, सबसे नीचे वाला जो है अपना मतलब जो है कोई भारतीय पुस्तक रामायण या कोई ऐसी चीज़ जो है वो सबसे नीचे रखो। जब पूछा गया कहाँ है भाई नीचे कहाँ रखो, तो उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू में, वो हिंदूवादी मतलब इस तरीके से नहीं थे जिस तरीके से आज प्रेजेंट किया जाता है। वो हिंदू की जो सोच होती है, मतलब हिंदू की जो संस्कृति होती है उसके प्रणेता थे। उनके मन में कोई जातिवाद धर्मवाद ऐसी भावना नहीं थी। वो हिंदुत्व मतलब उसके समर्थक थे। एक पॉजिटिव वे में वो देखते थे, ना कि एक कह रहे कि किसी से विद्वेष के रूप में। तो उन्होंने कहा ये पुस्तक सबसे नीचे रखो। कहा गया क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये पुस्तक जो है बाकी सभी पुस्तक के भार को थाम लेगा, इसमें इतनी क्षमता है कि बाकी सबको ये थाम लेगा। इसका मतलब क्या बताना चाहते थे
कि हमारी जो धर्म है, हमारा जो संस्कृति है वो कितना ज़्यादा महान है कि सभी को अपने में समेट लेता है और सभी को सम्मान देता है, सभी के मूल्यों को समाहित कर लेता है और सभी के विचारों को अपना लेता है। तो भारतीय धर्म संस्कृति का ऐसा श्रृंखलात किया कि सुनने वाले सम्मोहित होकर रह गए। उन श्रोताओं में कौन कौन था? तो जर्मन भाषाविद और प्राच्य विद्या में मर्मज्ञ प्रोफेसर फ्रेडरिक मैक्स मूलर, फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो है, और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे मूर्धन्य विद्वानी भी थे। तो इस विश्व धर्म सम्मेलन में कौन आया था? तो बहुत ही फेमस एक प्रोफेसर हैं मैक्स मूलर। इनके मैक्स मूलर के सिद्धांत आप जो है राजनीति वगैरह में पढ़ेंगे। और अल्बर्ट आइंस्टीन तो इनको तो सब पूरा विश्व जानता है कि बहुत बड़े बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था विज्ञान में। तो जैसे मूर्धन्य विद्वान भी उस समय थे। विश्व धर्म सम्मेलन 11 सितंबर 1893 शिकागो में। स्वामी जी के विचार सुनकर भारत को देखने की पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि ही बदल गई। यानी स्वामी जी के विचार सुने तो उनकी जो दृष्टि थी भारत के प्रति, हो सकता है कि अच्छी नहीं रही हो, लेकिन स्वामी जी को सुनने के बाद उनकी दृष्टि जो है बदल गई। क्या उनकी दृष्टि थी? कि जादू टोना, सपेरों का देश समझते थे वो लोग जो है, पश्चिमी देश वाले, मैक्स मूलर, ये सारे मतलब जो भी वेस्टर्न वाले, कि जादू टोना करते हैं, सपेरों का देश मानते हैं ना, सांप आपको बड़ा सम्मान देते हैं। वह तो ज्ञान विज्ञान दर्शन साहित्य अविरल धारा को समेटे हैं, मतलब कि कुल मिला के बड़े लुंज हैं, इस टाइप का वो समझते थे भारत को। लेकिन जब स्वामी जी को सुने, स्वामी विवेकानंद मानते थे कि संसार क्या, भारत माता का अपार ऋणी है। संसार जो है भारत माता का अपार ऋणी है। ये कौन मानता था? ये स्वामी जी मानते थे। यदि हम विश्व के सभी राष्ट्रों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो पाते हैं कि विश्व में ऐसी कोई जाति नहीं है जिसका संसार उतना ऋणी है जितना वह हमारे भद्र हिंदू पूर्वजों का है। यानी वो हिंदू के बारे में क्या कमेंट करते हैं, हो सकता है इस कमेंट में ही कभी प्रश्न पूछ लें। ये कमेंट किए थे वो हिंदू के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर क्या कमेंट किए थे, फिर से पढ़ें कमेंट। उन्होंने ये कहा कि संसार भारत माता का अपार ऋणी है। यदि हम विश्व के सभी राष्ट्रों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो पाते हैं कि विश्व में ऐसी कोई जाति नहीं है जिसका संसार उतना ऋणी है जितना वह हमारे भद्र हिंदू पूर्वजों का है। तो बात तो सही मालूम पड़ती है। हिंदू, या कहें कि हिंदू हमारे जो धर्म है उसने विश्व को कई सारे चीज़ें दी हैं। जैसे अभी वर्तमान में देखें तो योग जो है बहुत ही फेमस है। ये हमारे यहाँ से निकला, लेकिन इसको अमेरिका वाले लोगों ने अपनाया और योग को बना दिया योगा। वहाँ पे बढ़िया प्रचलन में चल रहा है। अब हम भी लोग योग नहीं कहते बल्कि योगा कहते हैं। हमारे यहाँ से योग निकला, अमेरिका वालों ने योगा बनाया, हम लोग भी योगा करने लगे। तो इतना ज़्यादा हम लोगों ने विश्व को दिया। इसके भी अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने दिया, तो विश्व ऋणी है इस बात का, ऐसा इनका कहना है। पश्चिमी जगत पर स्वामी विवेकानंद का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने हिंदुत्व के विविध आयामों पर व्याख्यान के लिए उन्हें जगह जगह आमंत्रित किया जाने लगा कि वाह क्या भाषण दिया हिंदुत्व के ऊपर। तो उनको बार बार जो है बुलाया जाने लगा अलग अलग जगह पर। एक बार उत्तर प्रदेश के पीसीएस में प्रश्न पूछा था हिंदुत्व क्या होता है, मेंस में हिंदुत्व क्या होता है, फिर उसके आगे और भी कुछ था वो ध्यान नहीं है, बट हिंदुत्व के ऊपर ये प्रश्न पूछा था। इसी कड़ी में जब उनको बुलाया जाने लगा तो इसी कड़ी में मैक्स मूलर ने स्वामी जी को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। यह 28 मई 1896 की तिथि थी। क्या 28 मई 1896 की तिथि थी। मैक्स मूलर से घंटों शास्त्रार्थ हुआ। कब? 28 मई 1896, यानी 11 सितंबर 1893 के लगभग 6 साल बाद, लगभग कह लें कि तीन साल बाद जो है मैक्स मूलर के घर गए, वहाँ पे चाय पानी किए और शास्त्रार्थ किए। काफ़ी समय तक घंटों शास्त्रार्थ किए। किससे? मैक्स मूलर से। बहुत बड़े राजनीति शास्त्री हैं ये, मैक्स मूलर के सिद्धांत वगैरह। तो मैक्स मूलर से मिलकर स्वामी जी भी अभिभूत हो गए, यानी अभिभूत मतलब उनको अच्छा लगा। इस मुलाकात पर अपने संस्मरण में स्वामी जी ने लिखा कि जैसे वह प्राचीन भारत के किसी महान ऋषि के समक्ष बैठे हैं।
यानी मैक्स मूलर को महान ऋषि किसने कहा है? तो मैक्स मूलर को महान ऋषि कहा है हमारे स्वामी जी ने कहा है। स्वामी जी ने कहा है मैक्स मूलर को एक महान ऋषि की संज्ञा किसने दी है? तो स्वामी जी ने दी है। किसको? मैक्स मूलर को। उन्हें लगा कि ऋषि वशिष्ठ और अरुंधति ईश्वर प्राणिधान में मग्न हैं। विवेकानंद और मैक्स मूलर का यह मिलन महज दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था। यह संगम उन पूर्वाग्रहों यानी प्रीजुडिस का पराभाव था जो रूडयार्ड किपलिंग जैसों की दृष्टि में कभी संभव नहीं था, क्योंकि वह पश्चिम को सदैव पूरब से श्रेष्ठ मानते रहे। मतलब ये जो रूडयार्ड हैं, इनका मानना था कि नहीं, पश्चिम जो है इज़ मोर सुंदर देन, मोर बेटर देन ईस्टर्न कल्चर। लेकिन जब वेस्टर्न कल्चर के एक बहुत बड़े जो कहने के चिंतक हैं मैक्स मूलर, और पूर्वी जगत के जो बहुत बड़े चिंतक हैं हमारे स्वामी जी, उन दोनों के बीच में जब घंटों शास्त्रार्थ हुआ, स्वामी जी ने उनको जो है महान ऋषि की संज्ञा थी, तो उनको मज़ा आया। तो जो है ये जो विचार था कि नहीं, ईस्ट में जो है बहुत ज़्यादा चिंतन या ये दार्शनिक वाली बातें या कहने की महान बातें या कुछ प्रोग्रेसिव बातें हो सकती हैं, तो ये रूढ़िवादिता जो थी, मतलब प्रीजुडिस जो था, वो टूटा इसमें। अच्छा, इस प्रकार विवेकानंद और मैक्स मूलर का मिलन जो है वास्तव में पूरब और पश्चिम का सेतु बंधन था, यानी ये पश्चिम और पूरब को आपस में मिलाया। प्रोफेसर यूजेन वर्नोफ 19वीं सदी मतलब सन 1800 के बाद का जो समय होता है उसको बोलते हैं 19वीं सदी। तो प्रोफेसर यूजेन वर्नोफ 19वीं सदी के मध्य यानी कि 1850 के आसपास मध्य सदी के मध्य यूरोप में प्राच्य विद्या के प्रतिष्ठित आचार्य रहे हैं। तो प्रोफेसर यूजेन वर्नोफ जो है वो यूरोप के प्राच्य विद्या मतलब कि वेस्टर्न जो स्टडी है, पश्चिमी पढ़ाई, उसके प्रतिष्ठित आचार्य रहे हैं। तो वर्नोफ ने ही मैक्स मूलर को संस्कृत पढ़ाई। ये वर्नोफ जो है, देखिए हमारे भारतीय संस्कृति की क्या महत्ता है, इसमें दरअसल वो चीज़ रेखांकित किया जा रहा है कि वर्नोफ जो कि यूरोप के जो है बहुत बड़े आचार्य थे, उन्होंने मैक्स मूलर को संस्कृत पढ़ाई। उन्हें वैदिक वाङ्मय का पर गहन शोध के लिए प्रेरित किया। यानी हमारे वेदों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर यदि आज भी शोध किया जाए तो हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे निष्कर्ष निकल करके आए। तो उन्होंने उनको संस्कृत पढ़ाई और वैदिक वाङ्मय के ऊपर जो है शोध करने के लिए प्रेरित भी किया। किसने? प्रोफेसर यूजेन वर्नोफ ने। किसको? मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर ने 3 दशक से भी अधिक समय वेदों पर अध्ययन और शोध किया। जब उनका भाष्य प्रकाशित हुआ तो यूरोप, अमेरिका और भारत का विद्वत वर्ग चमत्कृत हो गया कि मतलब पश्चिम देश का ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लिश बोलता है, पढ़ाता है और बहुत ही मतलब फेमस है। तो उसने ऐसे कल्चर की जिसको अच्छा नहीं माना जाता था, हीन भाव से देखा जाता था, उसकी भाषा को न सिर्फ सीखा बल्कि वहाँ के वेद को उठा करके उस पर कुछ रिसर्च वगैरह भी किए। तो ये देख करके जब उनका पहला छपा पब्लिकेशन हुआ तो अमेरिका, यूरोप, भारत के लोग जो हैं दंगित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। यह पश्चिम में वैदिक ज्ञान की दिग्विजय यात्रा थी। क्या? दिग्विजय यात्रा थी ये। दिग्विजय मतलब कि विजय यात्रा एक प्रकार से थे। यह संपूर्ण यूरोप में वैदिक ज्ञान के प्रति आए पुनर्जागरण का उत्कर्ष था। वैदिक ज्ञान के प्रति पुनर्जागरण का उत्कर्ष था कि लोग अब वेदों को समझें, पूर्व में रहने वालों को जो है हीन भाव से न देखें। तो एक प्रकार से कह लें कि उनके विचारों में, उनके चिंतन प्रक्रिया में जो है बहुत सारा बदलाव देखने को मिला। मैक्स मूलर वैदिक ज्ञान के उपासक तथा अनन्य भारत प्रेमी थे। अनन्य भारत प्रेमी, भारत से बाहर जन्म लेकर माँ भारती की महती सेवा करने वाले महान मनीषी थे मैक्स मूलर। यानी भारत में पैदा नहीं हुए लेकिन भारत के बाहर रह करके भी उन्होंने भारत की बड़ी सेवा इस प्रकार से की कि यहाँ के वेद वगैरह को पढ़ा और उसकी लोकप्रियता पूरे विश्व में बढ़ाई। उनकी मेधा से
प्रभावित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यथार्थ ही कहा था। क्या कहा था कि महर्षि सायन की आत्मा ही जर्मनी में मैक्स मूलर के रूप में अवतरित हुई है। तो महर्षि सायन कोई बहुत ही फेमस ऋषि थे, तो उनकी आत्मा जो है वो जर्मनी में मैक्स मूलर के रूप में जो है अवतरित हुई है, क्योंकि समकालीन युग में यह वेदों के महानतम भाष्यकार थे। कौन? मैक्स मूलर जो संस्कृत और वेद के जो है बहुत बड़े विद्वान थे। मैक्स मूलर का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने तुलनात्मक भाषा विज्ञान तथा धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा शुरू की। क्या इनका मैक्स मूलर का सबसे बड़ा योगदान क्या है कि भाष्य विज्ञान तथा धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा शुरू की। भाष्य विज्ञान तथा धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन, यानी दो धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करके उनकी समानताओं, उनके अंतरों को निकालना, ये है धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन। भारत और भारतीय संस्कृति से उनके अनुराग यानी कि प्रेम की अभिव्यक्ति इन्हीं शब्दों में समझा जा सकता है। यानी मैक्स मूलर ने भारत प्रेम में विभूत होकर के क्या कहा, तो उनके हूबहू शब्द क्या थे? भारत आधुनिक विश्व का आध्यात्मिक पूर्वज है और जिस देश ने राम और कृष्ण को जन्म दिया उसे गुलाम बनाना महापाप है। क्या? महापाप है। मैक्स मूलर ने भारत को कई प्रकार से गौरवान्वित किया। उन्होंने, देखिए अब ये जो टॉपिक लिखा हुआ है इसमें आर्टिकल में, ये ऐसा तो लग रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, बट इस टाइप के आर्टिकल पढ़ने से जो है एक समझ विकसित होती है। भारत की जो गौरव गाथा है वो हमें समझ में मिलती है, और कभी कभी ऐसे वगैरह जब लिखने के लिए आता है तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब सहयोग देती हैं सारे, कि हमारा कल्चर कितना रिच रहा है पहले से ही। मैक्स मूलर ने भारत को कई प्रकार से गौरवान्वित किया। उन्होंने भारतीय साहित्य, दर्शन, धर्म ग्रंथों के 50 से अधिक खंडों में ग्रंथमाला प्रकाशित की। 50 से अधिक खंडों में, कितने? 50 से अधिक खंडों में क्या क्या लिखे? साहित्य लिखे, दर्शन और धर्म ग्रंथ, ये सब लिखे। फिर एक इनकी पुस्तक है, ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, इंडिया, फिर डबल बिंदी, व्हाट इट कैन टीच अस। इंडिया, व्हाट इट कैन टीच अस, यानी भारत हमें क्या सिखा सकता है। ये इनकी पुस्तक नाम, मैक्स मूलर की पुस्तक नाम इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस नामक पुस्तक में वह बताते हैं कि विश्व भारतवर्ष से क्या सीख सकता है। वैदिक ज्ञान का आज संपूर्ण विश्व पर बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल प्रभाव पड़ा है। मल्टी डायमेंशनल प्रभाव पड़ा है किसका? वेद वगैरह का जो है हमारे पूरे संसार में कई तरीके से उसका प्रभाव पड़ा है। आधुनिक जीवन का शायद ही कोई आयाम हो जिसमें भारतवर्ष ने योगदान नहीं किया। वस्तुतः तुलनात्मक भाषा विज्ञान का अध्ययन और दो धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किसने चालू किया? तो मैक्स मूलर साहब ने चालू किया। मैक्स मूलर साहब ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिया व्हाट इट कैन गिव टू इंडिया, व्हाट इट कैन टीच अस। तो मैक्स मूलर की पुस्तक इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस लिखी। तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अध्ययन से जो तथ्य स्थापित किए उनसे पूर्वाग्रही यूरोपीय विद्वानों की जड़ता समाप्त हुई। जड़ता मतलब कि एक चीज को मान करके बैठ जाना, इसको बोलते हैं जड़ता। ये यही मानते थे, यानी कि मैक्स मूलर साहब यही मानते थे कि फिलिस्तीन और यूनान से प्राचीन कोई देश नहीं। ये यही मानते थे कि फिलिस्तीन और यूनान से प्राचीन कोई देश नहीं और हिब्रू से प्राचीन कोई भाषा नहीं। यानी पहले पश्चिमी लोग क्या मानते थे कि फिलिस्तीन और यूनान से प्राचीन कोई देश नहीं है। फिलिस्तीन वही जहाँ पे आज इजराइल है और यूनान वही जहाँ पे आज ग्रीस है। तो फिलिस्तीन और यूनान से प्राचीन कोई देश नहीं और हिब्रू से प्राचीन कोई भाषा नहीं, ये माना जाता था। बाइबल के अनुसार सृष्टि 4000 साल से अधिक पुरानी नहीं है। बाइबल जो है क्या कहता है? बाइबल कहता है कि सृष्टि 4000 साल से पुरानी नहीं है, जबकि भारत की अगर सभ्यता देखें, सिंधु घाटी सभ्यता, वो 4500 साल पहले तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ही चालू हुई है।
और इनके हिसाब से दुनिया 4,500 साल पहले ही बनी थी। वो भी सृष्टि पूरी बनी थी। तो सोचिए मतलब वो लोग कितने तक सीमित थे, लेकिन हमारी विशालता कितनी ज़्यादा थी। हिमालय पर्वत 16 करोड़ साल पहले बना था। इस स्थापना के आलोक में वेदों के काल निर्णय में यूरोपीय विद्वानों का बड़ा कठिनाई हुई। क्यों? यूरोपीय जो विद्वान थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि वेद कब बना होगा, वेद कब बना होगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि 4,000 साल पहले तो पृथ्वी ही बनी, मतलब सृष्टि ही बनी। तो जब 4,000 साल पहले सृष्टि बनी तो वेद कब बना होगा? वेद दरअसल लिखा गया कब? आज से 3,500 साल पहले लगभग लिखा गया वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद 3,500 साल पहले लिखा गया। उसके बाद आया यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है अथर्ववेद। सामवेद में संगीतों की रचना की गई है। अथर्ववेद में जो है जादू टोना जड़ी बूटियाँ इन सब के बारे में लिखी हुई है। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। और जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, 3,500 साल पुराना। उसमें बहुत सारी सूक्तियाँ हैं। सूक्ति मतलब होता है सुंदर उक्तियाँ। 1028 सूक्तियाँ हैं, 1028 सूक्तियाँ, और बहुत सारे उसमें मंत्र हैं जी। तो इस स्थापना के आलोक में वेदों के काल निर्णय में यूरोपीय विद्वानों को बड़ी कठिनाई हुई, जो उन्हें ईसा से 2000 वर्ष पूर्व से आगे ले जाने के लिए किसी भी हाल में तैयार नहीं थे। यानी वो लोग कह रहे थे कि नहीं, वेद अगर बना होगा तो ईसा से 2000 साल पहले बना होगा, इससे आगे ले जाने में उनकी रुचि नहीं थी। यानी कि ईसा से 2000 साल पहले का मतलब तो कह लें कि आज से 4000 साल पहले उनका मानना था कि सृष्टि जब बनी तो वेद लिखा गया। तो अपने हिसाब से सही अंदाजे होंगे, क्योंकि वेद जो हमें जो मिलता है वो 3,500 साल पहले ही मिलता है, तो अपने हिसाब से वो सही कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत ही क्या है। अब या तो अगर हम ये कहें कि वेद की जानकारी हमें 3,500 साल पहले मिलती है लेकिन और पहले लिखा गया था, तो वो दूसरी बात है। बट जो हमें जानकारी मिलती है वो 3,500 साल। फिर भी यूरोपियों ने तो ठीक ही किया। हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोदाई से उनके भ्रम टूटे और यह मानने को बाध्य हुए कि सृष्टि का इतिहास 4,000 वर्ष से बहुत पुराना है। यह मैक्स मूलर ही थे जिन्होंने स्थापित किया हिब्रू नहीं अपितु संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, और यूनानी या यहूदी नहीं बल्कि हिंदू विश्व की प्राचीनतम जाति है। मैक्स मूलर ने पाणिनि को विश्व का महानतम व्याकरणाचार्य घोषित किया। क्या? पाणिनि ने जो है संस्कृत भाषा में ग्रामर लिखी थी। ग्रामर जो है लिखी थी किसने? पाणिनि ने। जो अपने ये हैं जिसको आयोड़िक एओंग अयोच हैवरट लड़ ये मंगड़नम झभय गढ़ दस जब गढ़ दस खप चटत चटतो कपई शशर हल, ये जो है ना, इसको किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा था। तो मैक्स मूलर जो है पाणिनि को विश्व का महानतम व्याकरणाचार्य मानते थे। उनके अनुसार देववाणी संस्कृत अपनी समृद्ध शब्दावली तथा सर्वाधिक विज्ञान सम्मत व्याकरण से अलंकृत है। यानी हमारा जो व्याकरण है संस्कृत, वो उसका व्याकरण जो है ना संस्कृत का बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है, और संस्कृत जो है बहुत ही ज़्यादा विज्ञान सम्मत है। यानी उससे हमें बहुत सारे वैज्ञानिक खोज करने में मदद मिल सकती है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है क्या? संस्कृत, ऐसा मैक्स मूलर का कहना था, जिसमें प्राचीन हिंदू ग्रंथों का प्रणयन हुआ। अच्छा, संस्कृत गणित विज्ञान, खगोल विज्ञान, आयुर्विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों का भाषा भी है। सर विलियम जोन्स वही हैं जो सन 1773 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ताकि भारत में जो कल्चरल एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट थिंग हैं उनको एक जगह पे स्टोर किया जा सके। तो विलियम जोन्स वही हैं। तो सर विलियम जोन्स जैसे विद्वान भी इससे सहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि संस्कृत विश्व की सर्वाधिक पूर्ण भाषा है। क्या? पूर्ण भाषा है। यूनानी से भी अधिक परिपूर्ण तथा लैटिन से भी अधिक समृद्ध है। किसने कहा है इस शब्द को? किसने कहा है? तो सर विलियम जोन्स ने कहा है। और 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व
हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो अ, अगर हिंदी पे ऐसे वगैरह आए तो हम ये विलियम जोन्स के जो है कथन से ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। सर विलियम जोन्स ने क्या कहा फिर से, कि संस्कृत विश्व की सर्वाधिक पूर्ण भाषा है, कंप्लीट लैंग्वेज, यूनानी से भी अधिक परिपूर्ण और लैटिन से भी अधिक समृद्ध। किसने कहा? सर विलियम जोन्स ने कहा। यह भारत और उसकी संस्कृति के प्रति आकर्षण ही रहा है कि उसने मैक्स मुलर जैसे कई विद्वानों को प्रभावित किया। यह श्रृंखला बहुत लंबी है, जिनमें से तमाम यह मानते हैं कि गणित और विज्ञान हमने भारत से ही सीखा है। बहुत से लोग मानते हैं कि गणित और विज्ञान जो है हमने भारत से ही सीखा है। महात्मा बुद्ध के माध्यम से भारतीय विचार, महात्मा बुद्ध का क्या मानना था? महात्मा बुद्ध के माध्यम से भारतीय विचार ईसाई मत में अभिव्यक्त हुए। तो महात्मा बुद्ध के माध्यम से भारतीय विचार जो है वो ईसाई मत में अभिव्यक्त हुए। यानी ईसाइयों ने बहुत सारे भारतीय विचार को माने, किसके माध्यम से? तो बुद्ध के माध्यम से। इसी प्रकार ग्राम स्वराज की बात कौन करते थे? तो हमारे गांधी जी करते थे, महात्मा गांधी जी कहते थे ग्राम स्वराज होना चाहिए, ग्राम स्वराज यानी कि लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान की अनुच्छेद 40 में जो है, अनुच्छेद 40 जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, उसमें कहा गया कि एक कह लें ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। लेकिन ग्राम पंचायत गठन 1947 के बाद से लेकर के नहीं किया गया, लेकिन संविधान के 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 और 93 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को बाकायदे संविधान में स्थान दिया गया। तो जो ग्राम स्वराज है, ग्राम स्वराज, स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट, लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी इत्यादि संकल्पनाएं सबकी गंगोत्री भारतवर्षीय। कुछ लोग का मानना है कि हमने ये जो लोकतंत्र है, ये चीज़ें हैं जो वो हमने दूसरे देशों से ली हैं, लेकिन लोकतंत्र हमारे देश में बहुत पहले से ही चला आ रहा है। यदि हम वैदिक पीरियड देखें, जिसको ऋग वैदिक पीरियड अगर देखें, यानी कि प्री वैदिक पीरियड, जो कि 3500 साल पहले से लेकर के 2900 साल पहले तक चला था, यानी लगभग 600 सालों तक चला था हमारा ऋग वैदिक, लगभग 900 सालों तक चला था हमारा पूरा का पूरा वैदिक पीरियड चला था, जिसमें से 500 साल चला था अपना ये। देखिए, अगर वैदिक पीरियड को बांटें तो कुल मिलाकर के ये 900 साल चला था, जिसमें से प्री वैदिक पीरियड 500 साल चला और वैदिक पीरियड जो है 400 साल चला, मतलब पोस्ट वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड 400 साल चला, कुल मिलाकर के 900 साल। यानी कि आज से 3500 साल पहले से लेकर के कह लें 2600 साल पहले तक चला था ये। और 2600 साल पहले से बाद जो है अपने जो ये महाजनपद वगैरह है इसका उदय हुआ कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब क्या? आज से 2600 साल पहले। 6ठी शताब्दी मतलब कि 600 साल, और ईसा पूर्व मतलब कि 2000 साल से पहले, 600 साल पहले, यानी कि 2600 साल पहले। यानी कि 3500 साल पहले से 2600 साल पहले तक चला था अपना वैदिक पीरियड, और 2600 साल पहले से बाद तक चला था महाजनपदों का उदय, और लगभग 322 ईसा पूर्व तक आ गए थे, अपना मौर्य साम्राज्य आ गया था। और ईसा की शुरुआत के समय तक मौर्य खत्म हो गया, फिर मौर्योत्तर आ गया था। तो उस समय से ही वैदिक पीरियड जो है अपना ऋग वैदिक पीरियड, उस समय में जो राजन होता था, राजन जो है, दो संस्थाएं होती थी, एक सभा और दूसरी समिति। तो सभा में जो है आम लोग बैठते थे और समिति में खास लोग बैठते थे। तो जो आम लोग बैठते थे, ये आम लोग चुनते थे दरअसल राजा को, और यही सभा डिसाइड करती थी कि जो भी संसाधन पर नियंत्रण किया गया है उसको किस प्रकार से बांटा जाए, और जिस भाग को बांटा, मतलब जितने हिस्से को बांटा जाता था उसे कहते थे भागम। यानी कि लोकतंत्र की परंपरा तो हमारे देश में 3500 साल पहले से ही चल रही है।
तो ये लोकतंत्र, ग्राम स्वराज, स्थानीय स्वशासन अगर देखें तो चोल साम्राज्य का जितना एडमिनिस्ट्रेशन था वो नीचे से लेकर के ग्रामीण प्रशासन, फिर उसके ऊपर नायडू, उसके ऊपर मंडलम, उसके ऊपर राष्ट्रम, इस प्रकार से देखिए पूरा एक हायरार्की बनी हुई थी। तो स्थानीय स्वशासन हमारे यहाँ से बहुत पहले से ही चल रहा है। इस प्रकार भारत माता कई अर्थों में समस्त विश्व की माता है। स्वामी विवेकानंद का यह सार आज भी उतना ही सत्य प्रतीत होता है कि शेष विश्व भारत का सबसे बड़ा ऋणी है। तो ये है इस वीडियो में इसका एनालिसिस। और 2020 में प्रश्न पूछा गया था स्वामी जी के ऊपर, संभावना है कि 2021 में भी उत्तर प्रदेश PCS के एग्ज़ाम में पूछ ले। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।